नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विहान। तो आज आपका स्वागत है एक नए पॉडकास्ट में। और ये जो पॉडकास्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि आप सभी को मालूम है कि पिछले कई सालों से हमारे एक्सपर्ट्स अलग अलग राज्यों से जुड़े हैं, जो कि सरकारी परीक्षाओं की तैयारी करवाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करवाते हैं। लेकिन आज का जो टॉपिक है उसमें हम किसी भी सरकारी पेपर को लेकर डिस्कस नहीं करने वाले। लेकिन ये टॉपिक आपसे रिलेटेड है या फिर नहीं है, लेकिन इस वीडियो को उन तक जरूर शेयर कर दीजिए जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, या फिर वो बच्चे जो डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं। लेकिन डॉक्टर बनने की प्रोसेस क्या है, किस तरह से एडमिशन होती है, कौन सी यूनिवर्सिटीज अच्छी हैं, कौन सी यूनिवर्सिटीज अच्छी नहीं है, पैकेज क्या रहता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ पे आती है, किस तरह से फेस करना पड़ता है, डॉक्यूमेंटेशंस क्या है, एनवायरनमेंट कैसा है, ये सारी चीज़ें केवल वही इंसान आपके डाउट्स क्लियर कर सकता है जो इस फील्ड में ऑलरेडी 10 से 15 सालों में एक एनहेंस एक्सपीरियंस लेके आपके सामने इन डाउट्स को क्लियर करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप MBBS करते हैं, चाहे आप भारत से करते हैं या फिर अब्रॉड से करते हैं, तो उसमें जो सिनेरियो है, उसमें जो प्रोसेस है, उन सभी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ है मिस्टर अरुणेश ठाकुर जी। मैं स्वागत करना चाहूँगा मिस्टर अरुणेश ठाकुर जी। अरुणेश ठाकुर जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आपने हमें अपना कीमती समय दिया। ये जो आपका कीमती समय है, मुझे आपके मैनेजर से सर, मैं सच बोल रहा हूँ कि मुझे कम से कम 1-1.5 महीना हो गया आपसे कि मुझे प्लीज़ सर से एक बार टाइम दे दीजिए। लेकिन अभी भी मुझे पता चला है कि आप लास्ट वीक ही रशिया से वापस आए हैं। तो सर, बिल्कुल अलग सा एक सवाल है, कितने देश अभी तक आप घूम चुके हैं? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने विहान जी मुझे अपने चैनल में बुलाया। रही बात देश की, तो काफ़ी देश हम विज़िट कर चुके हैं MBBS और इंजीनियरिंग से रिलेटेड, काफ़ी कोर्सेज से रिलेटेड, जिसमें हमारे रशिया से लेके यूरोप के कुछ हिस्से भी आते हैं, कुछ ईस्ट इसके आपका UAE के हिस्से भी आते हैं, कुछ आप ये मान के चलिए कि यूरोप एशिया के जो है वो मिडिल, काफ़ी मतलब ऐसे देश है जिनमें हम घूमे हैं। MBBS और इंजीनियरिंग से रिलेटेड हम लोग वहाँ पर विज़िट किए हैं। सर, जैसे कि MBBS की जब भी बात आती है तो स्टूडेंट्स के माइंड में एक सवाल रहता है कि MBBS अगर हम बाहर से करते हैं, किसी अब्रॉड कंट्री से करते हैं, तो उसमें जो प्रोसेस है, सबसे अच्छी जो यूनिवर्सिटी है वो कौन सी है? मतलब अभी मुझे कल मेरा एक फ्रेंड है, तो उसने एडमिशन्स के लिए वो बोल रहा था, लेकिन उसने मुझे ये कहा कि सबसे अच्छी एडमिशन मुझे कहाँ पे मिल सकती है बाहर कहीं? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। बाहर की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पे काफ़ी जो यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट होती हैं, कुछ प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं। जैसा कि आपका सवाल है कि बेस्ट यूनिवर्सिटी हमें कहाँ पे मिल सकती है, देखिए हर एक देश का एक अपना जो है क्राइटेरिया होता है, हर एक देश की एक अपना इंफ्रास्ट्रक्चर होता है यूनिवर्सिटीज़ का। तो हम ये जस्टिफाई नहीं कर सकते कि इस देश में हमें जो है अच्छी यूनिवर्सिटी मिलेगी या दूसरे देश में अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगी। हम उसको एक ऐसे ग्राफ से चेक कर सकते हैं कि इंडियाज़ के बच्चे जहाँ पर पहले गए हैं, उन बच्चों का MCI पासिंग परसेंटेज क्या है, वहाँ पे एजुकेशन क्वालिटी क्या है, उस बिहाफ पे ही हम किसी यूनिवर्सिटी को अच्छा डिसाइड कर सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि किसी यूनिवर्सिटी की फ़ीस ज़्यादा है तो वो ज़्यादा अच्छी है, या किसी यूनिवर्सिटी की फ़ीस कम है तो वो बुरी है, ऐसा नहीं है। यूनिवर्सिटी के स्टैंडर्ड के आधार पर कि उसकी एजुकेशन क्वालिटी कैसी है, बच्चा इंडिया में जो वापस आएगा उसको MG का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसकी पासिंग परसेंटेज कैसे है, इसके ऊपर हम जो है ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है। वो चाहे फिर रशिया में हो, चाहे उज्बेकिस्तान में हो, चाहे ताजिकिस्तान में हो, चाहे जॉर्जिया में हो, वो कहीं पर भी हो सकती है। सर, जैसे कि MBBS अगर कोई बच्चा कर रहा है, उस टाइम कोई स्कॉलरशिप जैसी उसके लिए कोई हेल्प करती है क्या? देखिए, ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटीज़ के प्रोटोकॉल पे और दूसरा कंट्रीज़ के प्रोटोकॉल पे, कि अगर मान लीजिए कोई कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बच्चे को स्कॉलरशिप देती हैं। जैसे हम मान लीजिए, हम अगर जर्मनी की बात करें तो जर्मनी में काफ़ी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती हैं, लेकिन उनका एक क्राइटेरिया होता है, उसमें उनको एक स्कॉलर स्टूडेंट चाहिए होते हैं जिनकी परसेंटेज इंडिया में भी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, स्कॉलरशिप का क्या सिनेरियो होता है कि अगर मान लीजिए बच्चा यहाँ पे रशिया में कहीं पर भी MBBS में स्टडी करने जाता है, तो अगर उसके ईयरली जो एग्ज़ाम हैं जो होते हैं, उस एग्ज़ाम में भी अगर उसका परसेंटेज अच्छा रहता है तो उसके आधार पर भी जो है वो स्कॉलरशिप जो है वो बच्चों को मिलती है। तो ये अलग अलग क्राइटेरिया है अलग यूनिवर्सिटी का। सर, इसके लिए कुछ मेडिकल लाइसेंस, जैसे कि अगर मान लो कि कोई बच्चा है जिसने अपना कंप्लीट कर लिया, तो उसका क्या वो यूनिवर्सिटी उसको अपना लाइसेंस वगैरह प्रोवाइड करवाती है? देखिए, अभी न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग क्या रहता है कि किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर बच्चा पढ़ने जाता है, उसको पढ़ने के बाद 1 साल का वहाँ पे इंटर्नशिप लाइसेंस लेना ज़रूरी होता है, तभी वो बच्चा इंडिया में आकर भी जो MCA का एग्ज़ाम है उसको देने के लिए भी एलिजिबल होता है। और अगर वो एग्ज़ाम देता है, एग्ज़ाम देने के बाद वो 1 साल का प्रैक्टिस जो है वो इंडिया में आके करेगा, लेकिन स्टडी के साथ में उसको वहाँ का लाइसेंस भी अब लेना ज़रूरी है। मतलब कि प्रैक्टिस जो 1 साल का करेगा उसका सर्टिफिकेट लेना उसको ज़रूरी है।
ठीक है जी। तो सर जैसे कि इसमें फाइनेंशियल कितना टोटल कितना बजट रहता है इसमें कि हाँ मुझे एमबीबीएस करनी है, मेरे पास इतना पैसा होना चाहिए। अगर किसी का जैसे कि अगर कोई गरीब है, कोई पुअर स्टूडेंट है, क्या वो भी सपने देख सकता है एमबीबीएस करके एक डॉक्टर बनने का? जी बिल्कुल, ज़रूर देख सकता है, क्योंकि देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर हम इंडिया से एमबीबीएस करते हैं प्राइवेट कॉलेजेस से, मैं जैसे आपको एग्जांपल दूँ तो यहाँ पे बजट 75 से अप ही रहता है। 75 हो गया, मतलब 1 करोड़ 1 करोड़ 20 लाख रुपीज़ तक जो है बजट रहता है। लेकिन बाहर का जैसे रशिया में हम मान के, क्योंकि आपको पता है कि रशिया जो है वो मेडिकल की जननी है, तो बेसिकली वहाँ पर काफ़ी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका बजट जो बिल्कुल नॉमिनल रहता है और एक मिडिल क्लास फैमिली भी के बच्चे जो हैं एमबीबीएस कर सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन था कि नॉर्मल बजट कितना रहता है या मैक्सिमम बजट कितना जाता है। देखिए वहाँ की यूनिवर्सिटी में क्या सिनेरियो है कि आप टोटल एमबीबीएस अगर हम उसकी फीस की बात करें तो कुछ यूनिवर्सिटी के अंदर जो है ईयरली 2.5 लाख फीस भी होती है, 3 लाख फीस भी होती है, तो डिपेंड करता है उसके ऊपर। और 6 ईयर का कोर्स रहता है तो उस हिसाब से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कई यूनिवर्सिटी के जो टोटल पैकेज बनता है वो 17 लाख भी बनता है, 18 भी बनता है, 19 लाख रूबल भी बनता है। ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी और कंट्री टू कंट्री। काफ़ी कंट्रीज़ में ज़्यादा रहता है, जैसा मान लीजिए कि यूरोप की कुछ कंट्री जैसे जॉर्जिया है, बाकी और है, तो वहाँ पे थोड़ा सा बजट रहता है ज़्यादा। बेलारूस है, मतलब वहाँ पे भी 35 to 40 के करीब जाता है। लेकिन रशिया हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, यहाँ का जो बजट रहता है वो बजट लमसम जो है आप ये मान के चलिए 25 से 30 लाख के बीच में होता है। ये कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। तो मैं अपने दर्शकों को ये भी बता दूं कि अभी अरुणेश ठाकुर जी ने अपना रशिया में भी ऑफिस ओपन किया है, तो उसके लिए भी आपके बहुत बहुत आपको कॉन्ग्रेचुलेशन और मैं बधाई देना चाहूँगा। लेकिन सर सबसे पहले ये कि अभी अगर रशिया में जैसे बच्चा एडमिशन लेता है तो वहाँ पर उसका एनवायरनमेंट कैसा है? क्योंकि वहाँ पे क्योंकि ऐसे बच्चों के सवाल हैं कि फूड कैसा है, इंडियन फूड अवेलेबल है कि नहीं है, हॉस्टल एनवायरनमेंट कैसा है, और साथ में अगर मार्केट है तो कितना दूर कॉलेज से मार्केट है, क्योंकि बर्फ़ वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो मतलब उसके बारे में थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए ताकि इनके डाउट्स क्लियर हो जाए। देखिए जैसे कि बात करें हम इन्वायरमेंट की, तो रशिया में जो इन्वायरमेंट है वो काफ़ी ठंडा रहता है। रशिया में 6 टाइम जोन है और आपको पता है कि रशिया भूभाग के आधार पर काफ़ी बड़ा है, पॉपुलेशन बेसिकली कम है, तो हर एक जगह का जो टेम्परेचर है वो डिफरेंट है। जैसे साइबेरिया का टेम्परेचर अलग है, मॉस्को का टेम्परेचर अलग है, सोची का टेम्परेचर अलग है, नोवोगोर्द का टेम्परेचर अलग है और कैमेरबो का टेम्परेचर अलग है, टाइम जोन भी अलग अलग है। तो हर एक जगह बर्फ़ पड़ती है और कई जगह कम पड़ती है, ये डिपेंड करता है। लेकिन जहाँ पे बच्चे की अगर ज़्यादा भी बर्फ़ पड़ती है तो उसका जो ऑलरेडी जो हॉस्टल्स हैं वो ब्लोड होते हैं, मतलब अंदर आपको 1% भी फील नहीं होगा कि आप एक ठंडे उसमें रह रहे हैं या बाहर इतनी ज़्यादा ठंड है, वो ऐसा कोई मतलब कि वहाँ पे जो है इशू नहीं है। आप हॉस्टल, आपकी यूनिवर्सिटी के क्लासेस रूम, ये सारे ब्लोड रहते हैं टोटली। आप मेरे चैनल में भी देख सकते हैं, वीडियो में मैं जब चाहता हूँ तो मैं वीडियो डालता हूँ, आप उसमें भी देख सकते हैं कि अंदर कितना ब्लोड सिस्टम रहता है। बच्चा आराम से अंदर जो है अपना रहता है, बाहर वो जो यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही उसका डिस्टेंस रहता है जो क्लासेस में जाना है, तो उतना डिस्टेंस ही वो ठंड में कवर करेगा। उसके हिसाब से हम बच्चे को गाइड कर देते हैं कि आपको ये गारमेंट्स जो है वो लेने पड़ेंगे और इस हिसाब से आप जा सकते हैं। तो टेम्परेचर का इतना ज़्यादा इशू नहीं है, ठंडा होता है, लेकिन जो कैंपस है वो प्रॉपरली है, उसमें कोई इशू नहीं है। सर जैसे कि मतलब अभी 1-2 क्वेश्चन और भी थे, मुझे सवाल मिले थे कि जैसे कुछ 2 लाख में मेंटोर करवा देते हैं, कुछ 25,000 में करवा रहे हैं, तो ये वो क्या चीज़ है सर? वो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कुछ 2 लाख चार्ज कर रहे हैं, कुछ 50,000 25,000 में करवा रहे हैं मेंटोर। मतलब आपके बोलने का मतलब है कि कुछ लोग ऐसे कंसल्टेंट, ऐसे मेंटर्स हैं जो ये करते हैं कि कुछ बोलते हैं कि 25,000 में हम आपका एडमिशन करवाते हैं, कुछ बोलते हैं कि 2 लाख में हम आपका एडमिशन। देखिए ये डिफरेंट कंसल्टेंट्स पे भी डिपेंड करता है। आपको क्लियरली मैं बात बताऊं कि काफ़ी कंसल्टेंट ऐसा करते हैं कि मान लीजिए कि हमने बच्चे को झांसे में ले लिया कि ठीक है आप 25,000 रुपये यहाँ पे दीजिए, आप एडमिशन करवा लीजिए, बाकी वहाँ के जो एक्सपेंसेस हैं वो वहाँ जाके बच्चा वेयर करेगा। तो इसमें क्या रहता है कि काफ़ी कम बजट में भी दे देते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, इसमें क्या होता है कि बच्चे कई बार फंस जाते हैं। क्यों फंस जाते हैं? उनको एक पर्टिकुलरली गाइड करने वाला पर्सन नहीं मिलता है जो बता सके कि एक्चुअली क्या फोकस है, क्या चीज़ें हैं, कितना अमाउंट जो है वो होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा मैं आपको क्लियरिफिकेशन दूं। देखो यूनिवर्सिटी का जो फीस रहता है, यूनिवर्सिटी के फीस के अलावा काफ़ी एक्सपेंसेस आपके होते हैं, जिसमें रशिया में है ये, रशिया में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, मान लीजिए फीस से और हॉस्टल फीस के अलावा काफ़ी एक्सपेंसेस आपके रहते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप जाते हैं तो आपका डॉक्यूमेंटेशन ट्रांसलेशन होना होता है, आपके जो है मेडिकल होने होते हैं, आपका वहाँ पे बच्चे का पिकअप होता है, ड्रॉप होता है। कुछ यूनिवर्सिटी मान लो मॉस्को से एयरपोर्ट से 200 किलोमीटर दूर है, कुछ 300 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ पे भी उनको ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था करनी पड़ती है। तो उस आधार पे जो है वो सारा जो स्ट्रक्चर है वो मेंटोर लेते हैं। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि कुछ लोग बिल्कुल मिनिमम बजट में मार्केट से एडमिशन उठाने के लिए पहले उनको एडमिशन उठा लेते हैं, बाद में उनको अलग अलग डिफरेंट करके एक्सपेंसेस जो है बताते हैं। तो मतलब इस तरीके से कंसल्टेंट ही करते हैं। और जो 2 लाख लेते हैं मान लीजिए, वो कई बार इक्वल करके बता देते हैं कि आपका ये जो इक्वल अमाउंट ये बनेगा, इसमें हम ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे। ये दोनों फीसें डिपेंड करती है कि वो मेंटोर, वो कंसल्टेंट किस प्रकार की फैसिलिटीज़ जो है वो बच्चों को प्रदान करता है।
ठीक है सर, लेकिन एक और भी चीज़ है कि जो वहाँ का जो फूड है, क्या वो इंडियन फूड हमें अवेलेबल करवाते हैं या फिर वहीं का फूड, लोकल फूड हमें खाने को मिलता है? देखिए, मैं आपको 2 चीज़ें बताता हूँ। इसमें डिपेंड करता है मैथ्स के ऊपर कि किस यूनिवर्सिटी के अंदर मैथ्स की फैसिलिटीज़ हैं। कई यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो मेंटोर यूनिवर्सिटी की परमिशन लेके अपना मैथ्स स्टार्ट करते हैं, उसमें आपको इंडियन फूड भी अवेलेबल रहेगा। लेकिन कई जगह क्या होता है जहाँ पे इंडियन मैथ्स अवेलेबल नहीं हो सकती है, जहाँ पे स्टूडेंट की स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं जाती है, या मान लीजिए स्टूडेंट बोलते हैं कि नहीं सर हम मैथ्स में नहीं खाएंगे, हमें खुद अपने आप बना के खाना है, तो वो क्योंकि देखो रशिया में क्या रहता है कि हर एक फ्लोर पे किचन की फैसिलिटी अवेलेबल रहती है बच्चों के लिए कि बच्चा अपना खाना खुद बना सकता है अपने यूटेंसिल्स वगैरह ले जाके। लेकिन अब डिपेंड करता है कि उस यूनिवर्सिटी में मैथ्स है तो मैथ्स खाए वो, अगर मैथ्स नहीं है, मैथ्स में नहीं खाना चाहता है तो वो अपना बना सकता है। तो उसका जो पेत्रोचका और पेत्रोचका मतलब वहाँ पे एक सुपरमार्केट को बोलते हैं, तो वहाँ पे जाके वो अपना सामान मटेरियल परचेज कर सकता है, परचेज करके अपना कुकिंग कर सकता है। और अगर मैथ्स अवेलेबल है तो वो मैथ्स में भी खाना खा सकता है। तो सर जैसे कि कोई जैसे एडमिशन ले रहा है, तो क्या आप खुद भी बच्चों को छोड़ने वहाँ पे जाते हैं पर्सनली? जी, हम काफ़ी टाइम जाते हैं। मैं हर एक बैच के साथ जाता हूँ। हमारी जो टीम है, हमारे जो मेंबर्स हैं, हम पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से एडमिशन का प्रोसेस होता है वो सारा प्रॉपर तरीके से बच्चों को करवाते हैं। करवाने के बाद हम लोग एक बैच तैयार करते हैं, उस बैच के आधार पर ही हम बच्चों को लेके जाते हैं, यूनिवर्सिटी ड्रॉप करते हैं, यूनिवर्सिटी में हॉस्टल का अलॉटमेंट करवाते हैं, बाकी सारी फॉर्मेलिटीज़ मेडिकल वीज़ा एक्सटेंशन का पूरा करवा के फिर हमारा बैच वापस। मैं रोकना चाहूँगा, वीज़ा से मुझे एक क्वेश्चन आ रहा है अभी कि इसका जो वीज़ा प्रोसेस है वो किस तरह का रहता है? देखिए, ये एक तो स्टडी वीज़ा रहता है और ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के इनविटेशन पे। जब इनविटेशन आता है, कुछ यूनिवर्सिटी का इनविटेशन विदिन 15 डेज में आ जाता है, कुछ का 1 मंथ में आता है। अब वैसे भी रशिया ने नए रूल्स कर दिए हैं। अब सारे जो हमारे इनविटेशन आएंगे वो मिनिस्ट्री से आएंगे, यूनिवर्सिटी से डायरेक्टली नहीं आएगा। तो मिनिस्ट्री का जो अब टाइम रहेगा इन्विटेशन का वो करीबन 25 to 30 डेज़ का रहेगा। तो उसके बाद हम वीज़ा इंडिया में यहाँ एम्बेसी में फाइल करते हैं, विदिन 7 to 8 डेज़ में यहाँ पे वीज़ा लगता है। और दूसरा यहाँ पे जो फर्स्टली वीज़ा लगता है वो 3 मंथ का लगता है। जब 3 मंथ में बच्चा वहाँ पहुँच जाता है तो वहाँ के रजिस्ट्रेशन के आधार पे ईयर टू ईयर जो वीज़ा है वो एक्सटेंडेबल रहता है। सर जैसे कि अभी पीछे रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वार चल रहा था, तो उस बीच में जो यूक्रेन में जो पढ़ाई कर रहे थे स्टूडेंट्स वो इंडिया आ गए, लेकिन उसके बाद बच्चों में एक डर भी बैठ गया कि यार रशिया में पढ़ाई करेंगे, अगर कल को वॉर हो गया तो उसमें उस जो वॉर है वो बच्चों को किस तरह से इम्पैक्ट वहाँ पे करता है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, वार के टाइम में भी अगर आप मेरा वीडियो देखेंगे तो मैं वार के टाइम पे रशिया में ही था, उस टाइम पे मैं गया था। रशिया में वार की वजह से कोई हार्मनेस नहीं है अभी तक बच्चों के लिए, बाकी जो लोगों के लिए कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ जो बाउंड्रीज के जो एरियाज हैं जैसे क्रुस्क है, वहाँ पे थोड़ा सा इशू है यूक्रेन के नज़दीक में। तो उसके आधार पर जो रशियन गवर्नमेंट है उसने इंडियन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी मतलब कि जो सुरक्षा के इंतजाम किए हुए हैं। तो उसका इम्पैक्ट उस टाइम पे क्या था कि वहाँ पे जो चीज़ें थी वो थोड़ा महंगी हो गई थी, लेकिन स्टूडेंट्स को कोई ऐसा इशू नहीं हुआ। स्टूडेंट्स को बॉर्डर की यूनिवर्सिटी से दूसरी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र कर दिया गया था, दूसरे हॉस्टल्स में ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो बच्चों को किसी भी प्रकार की दिक्कत जो है वो रशिया गवर्नमेंट ने आने नहीं दी उस समय पर। वीज़ा अप्लाई करने में कुछ दिक्कत वगैरह आती है अगर रशिया के लिए अगर हम स्टडी करना चाहते हैं? नहीं, वीज़ा अप्लाई करने में देखिए, अगर इंडिविजुअल कोई करता है तो उसके कुछ रूल रेगुलेशंस होते हैं, कुछ उसकी कंडीशंस होती हैं, किन कंडीशंस में आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे HIV टेस्ट होता है, डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन करवाना होता है, आपको यूनिवर्सिटी से इन्विटेशन लेना होता है, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो इसमें अगर कोई भी जो कंसल्टेंट रहेगा वो आसानी से इस चीज़ को कर सकता है, क्योंकि इंडिविजुअल अगर बच्चा अपने तौर पर करने लगे तो हो जाता है, लेकिन उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि उसके लिए वो फर्स्ट एक्सपीरियंस है। ठीक है सर, बहुत सारे सवालों की लिस्ट मेरे पास है एक्चुअली। आज की इस वीडियो में तो हम पूरे सवाल नहीं ले पाएंगे, लेकिन एक सवाल यहाँ पे और भी है कि अगर जैसे किसी का जो वीज़ा है अगर वो रिजेक्ट हो जाता है तो फिर उसके बाद वो स्टूडेंट क्या करेगा? देखिए, रिजेक्ट होने के कुछ सर्कमस्टांसेस रहते हैं। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि उसका इनविटेशन किसी यूनिवर्सिटी से आया है, आने के बाद उसी अगर इनविटेशन पे वीज़ा स्टैंप हुआ है तो उसमें रिजेक्शन के कोई चांसेस नहीं होते हैं। और मेडिकली अगर बच्चा फिट है तब भी रिजेक्शन के कोई चांसेस नहीं होते हैं। लेकिन अगर कोई यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट्स में कोई समस्या है उस वजह से जो है वो वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस रहते हैं। और सेकेंड थिंग, कई बार क्या होता है कि जब यहाँ से बच्चा रशिया जाता है तो रशिया में जो एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पर इमिग्रेशन डिपार्टमेंट होता है, वो भी अपने लेवल पर वेरिफिकेशन करता है, अपने लेवल पर ये चेक करेगा कि ये स्टूडेंट जो है ये सर्वाइव रशिया में कर पाएगा या नहीं पाएगा। वो भी कई बार वीज़ा कैंसिल करते हैं, लेकिन उसमें क्लियरेंस बच्चों को ही देना होता है कि मैं किस यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ, कैसे जा रहा हूँ। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। बाकी अदरवाइज वीज़ा स्टडी के मामले में रिजेक्शन होने के चांसेस जो हैं वो ना के बराबर हैं। सर इसमें जैसे इंस्टॉलमेंट प्रोसेस भी रहता है क्या कुछ? फीस के बारे में आप बताना चाहेंगे? जी, फीस का इंस्टॉलमेंट ऐसा रहता है कि जो ईयरली फीस रहती है बच्चा उसको 2 इंस्टॉलमेंट में पे कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि हाफ सेमेस्टर का फीस जो है उसने पहले पे कर दिया, हाफ सेमेस्टर का फीस जो है वो सेकंड जो सेमेस्टर का एग्जाम है उसके बाद पे करेगा, तो ये बच्चों के लिए सहूलियत हो जाती है।
और जो वहाँ पे जो लाइब्रेरी वगैरह रहती हैं, क्या ये फीस में ही सब कुछ इंक्लूड रहता है? देखिए काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ को जो लाइब्रेरीज रहती हैं वो फीस में ही फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो लाइब्रेरी की बुक्स बच्चा ले सकता है, अपना स्टडी कर सकता है। कुछ यूनिवर्सिटी में क्या रहता है, कुछ चार्जेबल होता है, वो चार्ज लेते हैं, वो बुक बच्चा लेके आता है पढ़ने के लिए और बाकी बाद में जो है वो लाइब्रेरी में ही ड्रॉप कर देता है। तो ये भी रहता है, हर एक यूनिवर्सिटी के ऊपर जो है डिपेंड करता है। सर जैसे कि अगर मान लो कि अगर किसी के पास इतना पैसा नहीं है, इंस्टॉलमेंट में भी वो पूरा नहीं दे सकता है, तो क्या हमें ये बैंक हमें सर्विस प्रोवाइड करवाता है कि हम बैंक से लोन बना लें? देखिए लोन की अगर हम बात करें तो यूनिवर्सिटी की तरफ से डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड होते हैं बच्चे को, जिसमें पूरा फीस स्ट्रक्चर होता है पूरा 6 इयर्स का। तो बच्चा वो अपना बैंक में लेके जाए, बैंक में इस चीज़ की फैसिलिटी अवेलेबल है नहीं है, वो डिपेंड करता है बैंक के ऊपर कि बैंक किस क्राइटेरिया में रख के किस यूनिवर्सिटी को वो लोन देना चाहता है, कौन सा एरिया है, उसके आधार पर वो डिपेंड करता है। लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स होता है उसमें कुछ कोलेटरल वो पेरेंट्स वगैरह से भी लेते हैं और पेरेंट्स से जब कोलेटरल लेते हैं तो उसके आधार पर भी वो लोन जो है वो मतलब कि बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। सर जैसे अभी आप रशिया गए थे तो वहाँ पर हमने कुछ वीडियोस देखी आपकी अभी थोड़ी देर पहले, तो वहाँ पे जो प्रैक्टिकल करवाए जा रहे हैं, जो लैंग्वेज वहाँ पे यूज़ हो रही है, मतलब वो जो बच्चे को क्या वो अंडरस्टैंड हो रही है वो चीज़ें, क्या वहाँ पे रशियन लैंग्वेज यूज़ हो रही है, इंग्लिश हो रही है? देखिए वहाँ पे क्या रहता है कि बच्चों को रशियन लैंग्वेज भी साथ में सिखाया जाता है फर्स्ट ईयर में। क्यों सिखाया जाता है कि अगर बाई चांस वो वहाँ पे कहीं पे भी हॉस्पिटल्स में जाता है या मार्केट में जाता है, देखो मार्केट का तो रोज़मर्रा का काम है, रोज़ जाना होता है, तो मार्केट में कंसल्टेशन करने के लिए हर एक बच्चा तो हर एक लोग तो इंग्लिश नहीं जानते हैं, तो बच्चा उनसे संपर्क करने के लिए, कुछ भी सामान लेने के लिए उसे थोड़ा बहुत रशियन लैंग्वेज का आना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ रही बात स्टडी की, तो स्टडी पूरी इंग्लिश मीडियम में होती है, उसका कोई इशू नहीं है। लेकिन जो प्रैक्टिकल जो बच्चे करते हैं वो प्रैक्टिकल भी मतलब इंग्लिश मीडियम में रहता है। लेकिन जब उनका ड्यूटी हॉस्पिटल्स में लगेगा तो जो पेशेंट है ज़रूरी नहीं है कि वो इंग्लिश जानने वाला हो, तो इस वजह से बच्चों को जो है रशियन जो है पढ़ाई जाती है ताकि बच्चा उस चीज़ को समझे और यहाँ पे प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस कर सके। अभी सर रशिया के अलावा और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो सबसे बेस्ट हैं जहाँ पे एडमिशन्स के लिए बच्चा सोच सकता है? देखिए मैं एक चीज़ बताता हूँ, अगर हम कम बजट की बात करें तो कम बजट में तो रशिया ही सबसे ज़्यादा बेस्ट है आज के हिसाब से, क्योंकि काफ़ी पुराने समय से आप देखेंगे तो काफ़ी हमारे इंडिया के हॉस्पिटल्स में काफ़ी पुराने डॉक्टर्स भी हैं जो रशिया से पढ़ के आए हुए हैं, ऑलरेडी यहाँ पे अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं। और बाकी के जो देश हैं वो भी यूएसएसआर के पार्ट थे, मान लीजिए किर्गिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, तजाकिस्तान हो गया, ये सारे जितने भी पार्ट थे वो यूएसएसआर के पार्ट थे, मतलब रशिया के ही पार्ट थे, तो वहाँ पे लोग स्टडी करते हैं। और बाकी अगर यूरोप की हम बात करें तो यूरोप थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, वहाँ पे थोड़ा सा जो बजट है वो ज़्यादा रहता है, लेकिन काफ़ी जगह पर यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी भी है। हम ये नहीं कहते कि कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं और टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जहाँ पे बच्चा प्रॉपर तरीके से अपना स्टडी कर सकता है। वर्ल्ड के हर एक जो कंट्रीज़ है, हर एक कंट्री में आपको अच्छी यूनिवर्सिटीज़ मिलेंगी। सर डॉक्टर को बनते आपने देखा है, डॉक्टर्स को आपने बनाया है अब तक, तो कितने डॉक्टर्स को अब तक आप बना चुके हैं? मतलब देखिए सर, देखिए अब मैं इसमें आपको एक चीज़ कहूँ कि मुझे खुद ही याद नहीं है कि हम कितने बच्चे अभी तक भेज चुके हैं और काफ़ी जो स्टूडेंट हैं हमारे वो एब्रॉड से पढ़ के आ भी चुके हैं। अगर मैं बेसिकली मैं हिमाचल से ही बोर्न करता हूँ, तो वहाँ पे जो हिमाचल में भी काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं, मोर देन 100+ स्टूडेंट होंगे जो आज की डेट में आ चुके हैं और MCA क्लियर करके जो है अलग अलग हॉस्पिटल्स में अपना जो है वो जॉब कर रहे हैं। और इंडिया से भी, मुंबई से मान लीजिए, राजस्थान से मान लीजिए, और काफ़ी जगह जो है स्टूडेंट जो हैं वो आज की डेट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इतना तो हमें ध्यान नहीं है कि कितना स्टूडेंट आ चुका होगा, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी हैं जो। सर जो प्रैक्टिकल वहाँ पे होता है तो वो क्या डमी बॉडीज़ के ऊपर होगा या फिर डेथ बॉडीज़ के ऊपर होगा? देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक होता है पोस्टमार्टम, आप जानते हैं पोस्टमार्टम जो रहता है वो रहता है एक्चुअल जो एक्सीडेंटल केसेस रहते हैं उसमें, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर एक स्टूडेंट उसके ऊपर प्रैक्टिकल करता है। लेकिन काफ़ी ऐसी रशिया के अंदर यूनिवर्सिटीज़ हैं, मोर देन मतलब कि 90% ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो सारा प्रैक्टिकल जो है वो बॉडी के ऊपर करवाती हैं, कैडेवर के ऊपर करवाती है। ठीक है, वो एनाटॉमी की जो क्लास लगती है, काफ़ी मैं भी यूनिवर्सिटी में विजिट भी किया हूँ, वोरनिस यूनिवर्सिटी हो गई और यूनिवर्सिटीज़ करीबन 5 से 6 यूनिवर्सिटीज़ों में विजिट किया हूँ जाके। तो उनका एनाटॉमी का लैब से लेके बाकी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, कैडेवर पर प्रैक्टिकल करवाते हैं। उनके एनाटॉमी लैब में भी करीबन 3 से 4 बॉडीज़ ऐसी हैं जो पुरानी बॉडीज़ हैं और उनको उन्होंने रखा हुआ है म्यूज़ियम में भी, और प्रॉपर तरीके से सारे मतलब एजुकेशन जो भी उनका रहता है उसके बारे में पूरा ब्रीफली उसमें नॉलेज देते हैं। ठीक है, एक्चुअली अभी आपका समय बहुत कीमती है। अभी मैं आपको बता दूं कि सर का जो समय है वो बहुत कीमती है, आधा घंटा हमें बहुत मुश्किल से मिला है सर के लिए। और लेकिन सवाल बहुत ज़्यादा हैं अभी आपके, पूरे सवाल तो मैं नहीं ले पाऊंगा, लेकिन अगर आपके कोई भी डाउट्स रह गए हैं, कोई सवाल आपका रह गया, तो अगर आप सर के साथ कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपको नीचे मिल रहा होगा, इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको सिर्फ मैसेज करना है, ठीक है। और MBBS अगर आप करना चाहते हैं और कोई भी आपके डाउट्स हैं, सवाल हैं, क्वेश्चन हैं,
जो कि मैं यहाँ पर नहीं ले पाया क्योंकि बहुत सारे सवाल रहते हैं। तो डायरेक्ट आप जुड़ सकते हैं क्योंकि बहुत जल्दी हम वेबिनार करने वाले हैं, एक जूम मीटिंग करने वाले हैं जहाँ पर आप डायरेक्ट सर के साथ जुड़ सकते हैं और सर आपके सीधे लाइव सवालों के जवाब देंगे। सिर्फ आपको व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप आउट करना है। आप भारत के किसी भी कोने से हैं, किसी भी राज्य से हैं, तो सिर्फ आपको यहाँ पर व्हाट्सएप करना है और आप किस तरह से डॉक्टर बनने का जो सपना है उसकी जो पूरी प्रोसेस है, एडमिशन प्रोसेस है, फीस है, फाइनेंशियल क्राइसिस है या फिर कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी में आप चल रहे हैं, ठीक है, तो डायरेक्ट आपको सर यहाँ पर मदद करने वाले हैं। सर की टीम पूरी मदद करने वाली है। तो सर आपके लिए सबसे पहले कि आपने समय निकाला, क्योंकि मुझे पता है कि आपका समय बहुत कीमती है। शायद अभी आपके एक और अभी कौन सी कंट्री में विजिट करने वाले हैं सर अभी आप? सर इसके बाद अभी जो हमारा प्लान है वो जर्मनी का प्लान है, फरवरी में, रशिया और जर्मनी का, क्योंकि अभी रशिया में कुछ रूल्स चेंज हुए हैं। नए रूल्स के आधार पर यूनिवर्सिटी में हमें बात करनी है आगे आने वाले सेशन के लिए कि स्टूडेंट कैसे जाएंगे। और दूसरा जर्मनी में भी विजिट है। जर्मनी में हमारे पास कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे बच्चा पब्लिक और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में स्टडी करता है। और मैं सर का एड्रेस भी आपको मैं दे दूंगा, चंडीगढ़ और बिलासपुर का, हिमाचल प्रदेश बिलासपुर का आपको एड्रेस मिल जाएगा और चंडीगढ़ का भी आपको एड्रेस दे दूंगा जहाँ पे आप सर से भी मिल सकते हैं। अगर सर इंडिया में है तो सर आपको बिल्कुल मिल जाएंगे और इनके टीम मेंबर तो ऑलरेडी आपके लिए हमेशा 24/7 आपकी हेल्प के लिए हैं। तो जब भी आप चाहें तो आप इनके ऑफिस आ सकते हैं और अपने सवालों को पूछ सकते हैं या फिर आपके जो भी डाउट्स हैं MBBS को लेकर, ठीक है, किस तरह से करनी है, क्या चीज़ें रहेंगी, तो उसमें सर बिल्कुल आपकी हेल्प करने वाले हैं। धन्यवाद। थैंक यू।